मैं विनायक सक्सेना आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बहुत ही शानदार क्लास लेकर। विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3, ये आपका पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 2 वीडियो, और इस वीडियो में सारा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम खत्म कर देंगे। पहला नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, मात्रक लिखे। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखे। ठीक है, हम जो बोलेंगे उसको सुन सुनकर आपको लिख लेना है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखें। चलिए विद्युत वाहक बल के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरह से समझते हैं। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा एकांक आवेश को कैसा आवेश को, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है, तो विद्युत वाहक बल कहा जाता है। समझिए क्या हम कहे थे, विद्युत वाहक बल का आंसर क्या कहे थे, समझिए। विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, तो एकांक आवेश को लिखिएगा। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए हम क्या कहें, तो हम कहें एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य को ही क्या कहा जाता है, तो विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे लिखिएगा, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। लिखिएगा, चलिए हम लिखते हैं, इसे लिखिएगा, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, क्या चीज से, तो ई से। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया से, लिखिएगा नोट करके, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसका मात्रक लिखिएगा। मात्रक इसका होता है जूल बटे कूलम, यानी कि ई बराबर होता है, पहले लिखिएगा ई बराबर W बटे Q। ई बराबर होता है W बटे Q होता है। ठीक है, ई मतलब होता है विद्युत वाहक बल और W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश। ठीक है, यानी कि कूलम, जूल बटे कूलम। पहला मात्रक लिखिएगा जूल बटे कूलम। पहला मात्रक क्या लिखिएगा, जूल बटे कूलम। उसके बाद उसका दूसरा मात्रक लिखिएगा वोल्ट। पहला जूल बटे कूलम, दूसरा वोल्ट लिखिएगा। चलिए कंप्यूटर महाशय आप देखते रहो। चलिए वीडियो ठीक चल रहा है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर W बटे Q होता है। मात्रक इसका होता है जूल बटे कूलम और वोल्ट होता है। जूल बटे कूलम और वोल्ट होता है। चलिए समझ गए, विद्युत वाहक बल के बारे में आपको समझा दिए। उसके बाद समझेंगे टर्मिनल विभवांतर के बारे में। टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, तो यहाँ हुआ एकांक आवेश को, विद्युत वाहक बल में आपको क्या बताए थे, तो विद्युत वाहक बल में आपको बताया है कि एकांक आवेश को सेल सहित, समझिएगा एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल के लिए। अब जब आपसे पूछे टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, तो कहिएगा आप किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदु, मान लीजिए एक पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु, फर्स्ट बिंदु, ये क्या आपका सेकेंड बिंदु। आ रहा समझ में, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, तो टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और विद्युत वाहक बल में आपका क्या हो रहा था, तो विद्युत वाहक बल में आपको जो क्या एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में आपको प्रवाहित करना पड़ रहा था। और टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य ही आवेश को प्रवाहित किया जाता है, उसी को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य को ही टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए।
चलिए आप तो होशियार हो, आप लोग लिख लोगे। चलिए उसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी साल पूछा था 2023 में, ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। चलिए किरचॉफ के नियम पूछा है, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखें, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखें। चलिए समझेंगे किरचॉफ के दोनों नियमों को। तो पहला नंबर, किरचॉफ के नियम को समझने से पहले थोड़ा किरचॉफ के बारे में समझ लेते हैं। जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम को दिया था। जटिल विद्युत परिपथ को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियमों को दिया था। लिखिएगा, किरचॉफ का नियम में लिखिएगा, जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया था। जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने कितना नियम दिया था? तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था 1842 ईस्वी में। कब दिया था? तो लिख लीजिएगा 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में दो नियम दिया था। पहला नियम था संधि का नियम। पहला क्या था? पहला था संधि का नियम और दूसरा था बोल्टता का नियम। पहला था संधि का नियम और दूसरा था बोल्टता का नियम। इन्हीं दोनों नियमों को हमको लिखना है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों नियमों को आपको लिखना है और इन्हीं दोनों नियमों को आपको समझना है। तो लिखिएगा संधि का नियम में आप लिखिएगा, संधि का नियम लिखिएगा, किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली, किसी परिपथ में लिखिए, संधि का नियम लिखिएगा, संधि के नियम में लिखिएगा, किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त विभवांतर का योग शून्य होता है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा समझ, फिर समझाते हैं हमको, समझिए। इस प्रश्न को आपको बहुत बढ़िया समझना है क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं संधि का नियम। पहला समझाएंगे आपको संधि का नियम। चलिए समझिए। आपको जो है हमारे कंप्यूटर महाशय आपको प्रश्न दे दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर, क्वेश्चन भी और साथ में आंसर भी आपको दे दिया होगा, ठीक है। लिखने का बोर्ड पर जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। चलिए किरचॉफ का नियम, पहला नियम क्या है? तो संधि का नियम। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम। तो संधि, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा है, इस साल ही पूछा था, अगले साल 2023 में पूछा था, ठीक है। चलिए तो किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम होता है, ठीक है, संधि का नियम। तो संधि का नियम किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसी को किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम कहते हैं। आगे समझिए, किसी परिपथ में देखिए, इधर से भी धारा आ रही है, इधर से भी धारा आ रही है, इधर से भी धारा आ रही है, समझिएगा। और सब एक जगह जाके क्या करेगा? मिल जाएगा। सब एक जगह पर जाके मिल जाएगा। सभी धारा क्या करेगा? एक जगह मिल जाएगा। देखिए इधर से धारा आ रही है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। देखिए ये I1 धारा, ये I2 धारा, ये I3 धारा, ये I4 धारा, ये I5 धारा,
ये I6 धारा, ये I7 धारा, ये I8 धारा, है ना। और सभी धारा क्या हो रहा है, तो किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली, यहाँ मिल रहा संधि की ओर मिल रहा है, तो किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली सभी धारा का मान कितना होता है, सभी धारा का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब क्या, तो सभी को प्लस कर दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, है ना। सभी धारा को क्या कीजिए, तो सभी धारा को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, सभी धारा को आप जोड़ दीजिए। तो वही कहा जा रहा है, किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी को किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, यानी कि संधि का नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये होता है सिग्मा I बराबर 0 होता है, सिग्मा I बराबर 0 लिख लीजिए कॉपी में अपना, ठीक है, अस्कतियाइए मत, ठीक है। चलिए पहला क्या हुआ, सिग्मा I बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0 लिख लीजिए, कभी पूछ लेता है, सिग्मा I बराबर 0, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर कार्य करता है, याद रखिएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण नियम के ऊपर कार्य करता है। आवेश संरक्षण लिख लीजिए कॉपी में, आवेश संरक्षण के ऊपर कार्य करता है, के ऊपर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के ऊपर कार्य करता है कौन, तो संधि का नियम। संधि का नियम किसके ऊपर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। आवेश संरक्षण नियम, सॉरी आवेश संरक्षण के नियम, यहाँ के नियम लिख लीजिए, के नियम। आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर क्या करता है, तो कार्य करता है कौन, तो संधि का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, आ रहा है समझ में, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो। अगर किसी लड़की का कॉल आ रहा है, या किसी कोई गर्लफ्रेंड का आपका कोई कॉल आ रहा है, तो उसको कह दीजिए कि अभी विनायक सक्सेना से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अभी उनका कॉल को फ्लाइट मोड में डालिए, ठीक है, दांत मत चिराइए, है ना, दांत मत जो चिरा रही है, ठीक है। पढ़ाई के समय पढ़ाई होनी चाहिए, फोकस आपको इधर होनी चाहिए, उधर कहाँ देख रहे हैं आप, इधर देखो। चलो उसके बाद किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ के सेकंड नियम को देखेंगे। किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है, तो किरचॉफ का दोनों, पहला नियम बता दिए, पहला नियम क्या आपका बताए थे, पहला नियम बताए थे संधि का नियम, पहला नियम संधि का नियम। दूसरा नियम आपका है वोल्टता का नियम, क्या है, तो वोल्टता का नियम। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा नियम आपका है वोल्टता का नियम, ठीक है। चलिए वोल्टता का नियम को भी हम समझेंगे, दोनों नियमों को पूछा जाता है, 2023 में पूछा था, ठीक है। चलिए वोल्टता का नियम में क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में कोई बंद पास में किसी विद्युत परिपथ में कोई बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि वोल्टता का नियम कहते हैं। आपको समझ नहीं आएगा, फिर समझिए परिभाषा। किसी विद्युत परिपथ में कोई बंद पास में कोई बंद पास में विभवांतरों की ओर मिलने वाली समस्त विभवांतरों का सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, उसी को किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, उसी को किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। यानी कि सिग्मा आई बराबर लिख लीजिएगा, सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है, तो होता है सिग्मा ई होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए, और उसके बाद ये लिखिएगा, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है। और प्रथम नियम किसके ऊपर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है। और वोल्टता का नियम किसके ऊपर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर कार्य करता है। लिख लीजिए ऊर्जा संरक्षण के
नियम के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद समझेंगे विभव मापी के बारे में। ठीक है, विभव मापी किसे कहते हैं? विभव मापी किसे कहते हैं, यह आपसे पूछा गया। विभव मापी किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? विभव मापी किसे कहते हैं और इसका उपयोग को लिखे। तो विभव मापी किसे कहेंगे तो समझिएगा, या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का काम आता है। विभव मापी किसे कहेंगे? तो विभव मापी किसे कहेंगे? या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का काम करता है, उसी को विभव मापी कहते हैं। समझिएगा, या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल, चलिए इधर मिटा देते हैं, इधर से आपको काम नहीं अब, चलिए इसको मिटा देते हैं। लिखिएगा, या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के किसी उधर का नहीं है। ठीक है, इधर का नहीं है, याद रखिए। या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल या किसी दो क्या लिखे? या किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मध्य विभवांतर मापने के काम आता है। मापने के काम आता है। उसे क्या कहते हैं? उसे विभव मापी कहते हैं। उसे विभव मापी कहते हैं। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, इधर इस साइड वाला, इस साइड से आपका काम नहीं है कुछ। देखिए, हम क्या बताएं? हम बताएं या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का काम आता है। कहने मतलब यह है कि इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य, ये बिंदु के मध्य जो विभवांतर मापने का काम आता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को विभव मापी कहते हैं। या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का काम आता है, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी को विभव मापी कहते हैं। अब इसका उपयोग पूछा है। ठीक है, इसका उपयोग पूछा है, तो इसका उपयोग लिख लीजिए अपना कॉपी में। लिखिए, पहला उपयोग लिखिए, दो प्रतिरोध की तुलना करने में। लिख लीजिए, चलिए आप लिख दिया, हम बोल रहे हैं दो प्रतिरोध की तुलना करने में। दो प्रतिरोधों की तुलना करने में। पहला लिखिए, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में, पहला हो गया। चलिए, दूसरा लिखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध निकालने में। दो प्रतिरोधों की तुलना करने में। ठीक है, तीसरा लिखिएगा, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के काम आता है। ठीक है, चलिए इतना आप लिख लिया। तीन उपयोग लिख लीजिएगा, बहुत जो है हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका व्हीटस्टोन सेतु तथा मीटर सेतु के बारे में बताएं। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा जो है दूसरे अथी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। लिखिएगा, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा व्यवस्था है। चलिए, वीडियो ठीक चल रहा है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। आगे समझ में? तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा व्यवस्था है। लिखिएगा, लिख लीजिए, व्हीटस्टोन सेतु पूछा जाता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है।
उसी को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। चलिए लिख लिए हैं। चलिए व्हीटस्टोन सेतु किसे कहेंगे? तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा व्यवस्था है, लिखिएगा व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। उसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। चलिए आपको समझ आ गया होगा अज्ञात प्रतिरोध किसे कहेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा, सॉरी अज्ञात प्रतिरोध नहीं, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। गलती लिखा गया था, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु किसे कहेंगे? तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का आप मान निकाल सकते हैं, उसी को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना लीजिए, हालांकि कोई अभी जरूरत नहीं है फिगर बनाने का, क्योंकि अभी आपको बता नहीं रहे हैं। चलिए बना लीजिए अगर बनाना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम करीब दर्शा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये हो गया, सेल हो गया। चलिए इधर से धारा जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कहेंगे, इसको आप I1 धारा कर सकते हैं। यह प्रतिरोध है, तो I1 धारा इधर I1 धारा जाएगा, इधर I2 धारा जाएगा, इधर I3 धारा जाएगा, इधर I4 धारा जाएगा, इधर I4 धारा जाएगा। ठीक है, चलिए ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, चलिए इसको नहीं, ये आप मत समझिएगा, इसको I1 धारा इसको बोले, इसको नहीं बोले, प्रतिरोध को नहीं बोले। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, धारा को बोल रहे हैं, ठीक है, करंट जा रहा है। इसको आप A1 कर सकते हैं, सॉरी इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम आप दे सकते हैं। इसका M मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। ठीक है, इसको E मान लीजिए, इस बिंदु को E मान लीजिए, इसको जो है F मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसको जो है आप अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर आप बना सकते हो। ठीक है, फिगर आप बना सकते हो, यह आपका व्हीटस्टोन सेतु का फिगर है। ठीक है, तो एक तरफ से I1 धारा जाएगा, एक तरफ से I2 धारा जाएगा, इधर I3 धारा जाएगा, इधर I4 धारा जाएगा। ठीक है, I4 धारा जाएगा। इसी को प्रूव करने के लिए बोला जाता है, इसी को कहता है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे पूछा जाता है मीटर सेतु के बारे में पूछा जाता है, मीटर सेतु के बारे में पूछा जाता है। तो मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ठीक है, कहने मतलब यह है कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। अंतर समझिएगा, व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं, उसमें निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में निकाल सकते हैं और मीटर सेतु में निकालते हैं, यही अंतर रखिएगा। ठीक है, तो
वी सेतु में क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, और मीटर सेतु में क्या होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ठीक है, और मीटर सेतु अगर सिद्धांत पूछेगा लिखिएगा, मीटर सेतु जो है, मीटर सेतु वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिख लीजिए, मीटर सेतु जो है यहाँ पे लिखा है ना, मीटर सेतु जो होता है वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। चलिए इतना आप लिख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इतना सारा वीवीआई प्रश्न आपको 10 को करवा दिए हैं। 10 को वीवीआई प्रश्न अगर चैप्टर नंबर 30 कर लेते हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।